नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। मेरे पिछले 2 वीडियोज़ आपने देखे होंगे और दैनिक जीवन में रसायन जो पाँचवा पार्ट है अपना, उसको आपने समझने का प्रयास किया होगा और आशा करता हूँ आपके समझ में भी आया होगा। आपको इस पाठ या आगे आने वाले पाठों में जो कोई भी समस्या आए वो आप मेरे YouTube चैनल में जो वीडियो है उसके ओपन करने के बाद नीचे एक कमेंट बॉक्स देखेंगे। उस कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को लिख दें। केवल आपको समस्या लिखना है, अन्य किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी है। ये आप इस बात का ध्यान रखें। कल हमने आर्हेनियस संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषित करना सीखा था। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने अम्ल का एक उदाहरण दिया था HCl, और इसका मैंने जब एक्वस जल में लिया था इसको, तो ये जल में टूटकर इसने हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन है, और क्लोराइड आयन, कल मैंने इसको क्लोरीन बोल दिया था, इसको क्लोराइड आयन बोलेंगे। आप इसको सुधार कर लें। इसी प्रकार ये क्या हो गया था, अम्ल हो गया था। क्यों अम्ल हो गया था? कि इसने हाइड्रोजन आयन दिया था। कल हमने NaOH को भी जल में जब घोला था तो ये अपघटित होकर इसने सोडियम आयन, ये क्या है, सोडियम आयन, और OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन दिया था। चूंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है इसलिए ये क्षार था। ये दोनों परिभाषाएं आर्हेनियस संकल्पना पर आधारित थी। आज हम दूसरे रसायन शास्त्री 2 हैं जिसमें ब्रॉन्स्टेड-लॉरी संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषित करना सीखेंगे। इस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन, हमने कल आपने देखा होगा H+ से प्रदर्शित किया था, देते हैं। यहाँ कहीं भी जल या जलीय विलयन नहीं आया है। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन देते हैं, अर्थात अम्ल जो हैं वो प्रोटॉन दाता हैं। अम्ल प्रोटॉन दाता हैं, दाता होते हैं।
क्षार वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन यानी H प्लस ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाएंगे। यानी क्षार जो होंगे वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ग्राही का अर्थ होता है ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला यानी जो लेगा या लेता है, प्रोटॉन जो लेता है, और दाता देने वाला। इन शब्दों को आप समझ लें, प्रोटॉन दाता देने वाला और प्रोटॉन ग्राही यानी ग्रहण करने वाला, जो प्रोटॉन लेता हो वो क्षार होंगे, जो प्रोटॉन देता होगा वो अम्ल होंगे। हम एक रासायनिक समीकरण पर विचार करते हैं। बच्चों, पहले तो ये बताओ कि ये जो बना है ये क्या है। कल आर्यनीय संकल्पना में ये आया था, आपको ध्यान होगा ये हाइड्रोनियम आयन है। अब इस समीकरण पे विचार करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस HCl ने जल को प्रोटॉन दे दिया। देख लो, ये HCl और यहाँ पर देखते हैं तो क्लोराइड आयन में बदल जा रहा है। यानी इसने H+, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, इसी को तो अपन प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन देता है। कौन देता है? HCl। किसको दे रहा है? जल को दे रहा है। और जल को देने के बाद इसमें क्लोराइड आयन रह जा रहा है। इसका क्या रह जा रहा है? क्लोराइड आयन। तो ये जो HCl है ये क्या हो जाएगा? अम्ल कहलाएगा, क्योंकि इसने प्रोटॉन दिया। अब जल को देखो, जल ने क्या किया? जल ने प्रोटॉन ग्रहण कर लिया, HCl से प्रोटॉन ग्रहण कर लिया, और प्रोटॉन से ग्रहण करने के बाद इसमें देखो H2O से क्या हो गया? H3O+ हो गया। यानी इसने प्रोटॉन ग्रहण किया। तो जल क्या हो गया? यहाँ पर जल हो गया क्षार। जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल कहलाएगा, और जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार कहलाएगा। इसको नोट करो आप अपनी कॉपी में। हम एक और समीकरण पर विचार करते हैं। ये हमें अमोनिया दी हुई है, अमोनिया के साथ हमें जल दिया हुआ है, ये अमोनिया है। और ये जब अभिक्रिया होती है तो एक तो बनता है अमोनियम आयन और दूसरा बनेगा OH- हाइड्रोक्सिल आयन। अब यहाँ पर ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना के अनुसार आप देखिए कि यहाँ से ये दोनों का लिंक है। यहाँ इसके पास
NH3 और यहाँ NH3 4+ हो गया, यानी इसने H+ ग्रहण किया होगा, ग्रहण करता है किया। अब जब ये H+ ग्रहण करता है यानी कि प्रोटॉन ग्रहण करता है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया अमोनिया, हो गया हमारा क्षार। NH3 जो हो गया वो क्या हो गया, क्षार। अब इस पर विचार करते हैं। जल, ये जल था H2O और क्या बच गया, OH-, यानी H बाहर निकल गया। इसका मतलब H इसने देता है, और जो H देता है वही क्या होता है, अम्ल होता है। तो यहाँ पर H2O क्या है, अम्ल है, और अमोनिया क्या है, क्षार है। हम इसी ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना में एक बात और सीखेंगे कि जब भी अम्ल में से प्रोटॉन निकल जाता है, यानी अम्ल प्रोटॉन दे देता है, तो जो उसका शेष भाग बचता है वो क्षार होता है। उदाहरण के लिए जैसे HCl है, HCl में से जब प्रोटॉन निकल जाएगा, प्रोटॉन क्या होता है, H+, और उसका जो शेष भाग बचेगा क्लोराइड आयन, यही क्लोराइड आयन जो होगा क्या होगा, क्षार होगा। आप देखिए HCl अम्ल है, क्यों अम्ल है, ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार ये प्रोटॉन देता है। और आपको बताएं कि ये एक प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल जब प्रोटॉन दे देगा तो ये दुर्बल क्षार बना देगा। इसी प्रकार अगर मैं CH3COOH ले लूँ, आप सभी जानते होंगे कि ये भी एक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है। और जब ये प्रोटॉन दे देगा, ये प्रोटॉन है, और जो उसका शेष भाग बचेगा दुर्बल अम्ल है, निश्चित तौर पे जो शेष भाग होगा क्षार होगा, लेकिन ये क्षार जो होगा वो प्रबल क्षार होगा। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार देगा, या दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल बनाएगा, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल बनाएगा। दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, क्षार जब प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा तो वो अम्ल बनाएगा। इस चीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये हमारे आगे काम आएगी। हमने ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषित करना सीख लिया है। इसी में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी कोई अम्ल प्रोटॉन देता है तो वो खुद जो उसका शेष भाग बचता है अम्ल का, वो क्षार बन जाता है। जैसे HCl, ये प्रोटॉन देगा, और प्रोटॉन देने के बाद जो ये भाग है जिसको हम क्लोराइड आयन कहते हैं, ये क्लोराइड आयन जो शेष भाग है ये क्षार होगा। अब आप देखिए कि ये अम्ल था, और अम्ल में भी ये प्रबल अम्ल था,
तो प्रबल अम्ल जब होगा और वो प्रोटॉन दे देगा तो जो क्षार बनेगा वो दुर्बल क्षार बनेगा। अम्ल व क्षार जिनमें प्रोटॉन का अंतर होता है वो सयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहलाते हैं। हम एक समीकरण देखते हैं। और यह रिएक्शन हम जल के साथ कराते हैं और कराने पर हमें हाइड्रोनियम आयन और एसीटेट आयन मिलता है। आप देखिए कि ये एसिटिक अम्ल है। क्यों अम्ल है? क्योंकि इसने जल को प्रोटॉन दे दिया, जल को प्रोटॉन दे दिया। ये जो H है इसका बाहर निकल गया और बाहर निकलने पर एसीटेट आयन बना। ये एसीटेट आयन क्षार है और ये क्या है? अम्ल है। CH3COOH दुर्बल अम्ल आप जानते हो कि एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने प्रोटॉन देता है। जल के बारे में देखें तो जल ने इस एसिटिक अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण कर लिया, यानी प्रोटॉन ग्रहण कर लिया। तो ये क्या हो गया? क्षार हो गया। और क्षार जब प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है तो क्या बन जाता है? अम्ल बन जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ CH3COOH और CH3COO माइनस क्या हैं? सयुग्मी अम्ल क्षार युग्म हैं। ये अम्ल है और ये क्षार है। इसी प्रकार H2O और ये जल और हाइड्रोनियम आयन भी सयुग्मी अम्ल क्षार युग्म हैं। दोनों के अंदर देखिए, इसके अंदर और इसके अंदर H+ का अंतर है। इन दोनों के अंदर H+ का अंतर है। इसमें देखें तो इसमें भी H+ का अंतर है। ये अम्ल है तो ये इसका सयुग्मी क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सयुग्मी क्षार। किसका? इस एसिटिक अम्ल का सयुग्मी क्षार क्या होगा? एसीटेट आयन। इसी प्रकार इस क्षार का सयुग्मी अम्ल क्या होगा? ये सयुग्मी अम्ल होगा। सयुग्मी अम्ल। और यही चीज़ मैंने ऊपर लिख दी है। CH3COOH प्लस NH3 बनाते हैं NH4 प्लस आयन और एसीटेट आयन। इसमें बच्चों आप देखकर बताएं कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है और अम्ल का सयुग्मी क्षार कौन है, क्षार का सयुग्मी अम्ल कौन सा है। ये आप स्वयं करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। परिसंकल्पना की कमियां। यह संकल्पना अप्रोटिक
पदार्थ अम्ल या क्षार के बारे में, जैसे CO2, SO2 और BF3 को स्पष्ट नहीं कर पाती है, यानी जिनमें प्रोटॉन नहीं है इन पदार्थों को अम्ल या क्षार के रूप में परिभाषित नहीं कर पाती है। 1923 में लुईस ने अम्ल और क्षार को इलेक्ट्रॉन के आधार पर, पदार्थ इलेक्ट्रॉन देते हैं या ग्रहण करते हैं के आधार पर एक नई संकल्पना दी, जो लुईस संकल्पना के नाम से जानी जाती है। इस संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को या पदार्थ से, पहले अपन पदार्थ से कर लें, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या अर्थ है इसका? वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं, इलेक्ट्रॉन लेंगे, ग्रहण करना यानी लेना। अब कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन लेंगे? एक तो आएगा इसके अंदर धन आयन। धन आयन जैसे आपको बता दें H+, और बता दें Ag+, और बता दें Na+, मैग्नीशियम $+2। ये सभी पदार्थ जो धनायन होते हैं वो दूसरे पदार्थों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, ये अम्ल कहलाएंगे। ये सभी क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। और इनमें भी ये मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इनकी प्रवृत्ति थोड़ी कम होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, जबकि इनकी जो प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इनमें प्रबल होती है। हाइड्रोजन और सिल्वर में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसी प्रकार यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो, यानी पूरा नहीं हो, जिन परमाणु के अष्टक पूर्ण हो जाते हैं वो उदासीन हो जाते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर BF3 की। BF3 में ये जो बोरोन का परमाणु है इसका आकार छोटा होता है, इसलिए ये आयन नहीं बनाएगा। ये क्या करता है, स्पष्ट करने के लिए मैं बताऊं, ये इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन खुद के होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से ले लेता है। 3 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं
और 3 इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन से लेकर ये क्या बना देता है, संयोजक बंध बना देता है, संयोजक बंध बना देता है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, यानी इसके अष्टक पूर्ण नहीं है। इसके अष्टक को पूर्ण करने के लिए इसमें तो इस तरह से BF3 है, एक एनहाइड्रस AlCl3 है। इस तरह के जो यौगिक हैं जिनके केंद्रीय परमाणु के अष्टक अपूर्ण होते हैं, वो भी अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता हैं, देते हैं, वे लुईस के अनुसार क्षार कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होनी चाहिए। तो इसके अंदर आएंगे ऋण आयन, ऋण आयन जैसे OH माइनस, Cl माइनस, SO4 माइनस 2, इस तरह के पदार्थ। और देख लो NO3 माइनस। ये सारों के पास आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इसी कारण इन पर माइनस चार्ज आ रहा है, माइनस आवेश आ रहा है। इसी प्रकार एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले यौगिक जैसे NH3, NH3 में इस नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि बंध में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। एक और उदाहरण बता देता हूं मैं आपको। H2O, ये जो ऑक्सीजन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 एकाकी युग्म है जिन्होंने बंध में भाग नहीं लिया है। तो इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये भी उदासीन होते हुए भी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं। तो ये पदार्थ लुईस के अनुसार क्षार कहलाते हैं। मैंने आपको BF3 के बारे में बताया था। इसमें बोरोन का अष्टक पूर्ण नहीं हुआ। बोरोन फ्लोरीन के साथ संयोजक बंध बनाता है और इसका जब अमोनिया के साथ अगर क्रिया देखें, मैंने आपको बताया था कि अमोनिया के पास एकाकी युग्म है, तो अमोनिया इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। तो ये तो हो गया क्षार, और ये ग्रहण करने की क्षमता रखता है।
ये हो गया अम्ल। आगे देखें क्या हो रहा है, और ये क्या करते हैं BF3, या यहाँ F कर देता हूँ F3, और यहाँ लिख देता हूँ अमोनिया, और ये अमोनिया इसको, ये अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देगा, और ये बना देगा सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध बना देगा? सहसंयोजक बंध। तो ये आपके क्या हो गया? अम्ल हो गया। ये क्या हो गया? क्षार हो गया। इसको भी आप नोट कर लें।